मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? जी मैम। ठीक। कल हमने टीएस एलियट के का बात करनी शुरू की थी आज कि टीएस एलियट जितने भी हमने विचारक पढ़े हैं उनमें आप अपेक्षाकृत सबसे काव्यशील समीक्षक कहे जा सकते हैं। लिया था कि क्योंकि उनका जन्म 1888 में हुआ है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो जब हमारे यहाँ आधुनिक काल की शुरुआत हिंदी साहित्य में हो चुकी थी, ठीक उसी समय टीएस इलियट पश्चिम के समीक्षा सिद्धांतों में नई तरह की बातें कहने के लिए एक तरह से प्रकट हुए थे। और टीएस इलियट ने स्वयं अपने आप को एक जगह क्लासिक वादी या शास्त्रवादी कहा है। उनकी कुछ अगर विद्यार्थी पिछली बार नहीं थे तो एक थोड़ा सा परिचय टीएस इलियट का फिर से देते हैं। टीएस इलियट का पूरा नाम थॉमस ट्रेयन इलियट है। सन 1888 में इनका जन्म अमेरिका में हुआ। ये कवि और आलोचक दोनों थे। बहुत तरह के अन्य विषयों पर भी इनका अध्ययन था, जैसे धर्म, दर्शन, संस्कृति, राजनीति, लगभग सभी तरह के विषयों में इनका दखल था। और इनके इसी बहुपठनीयता के कारण इन्होंने अलग अलग विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। और उन्हीं के बीच से ये जो उनके काव्य समीक्षा संबंधी सिद्धांत हैं वो निकले हैं। आपके सिलेबस में इलियट के काव्य समीक्षा संबंधी विचारों में तीन प्रमुख विचार लगे हुए हैं। पहला है परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, दूसरा है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, और तीसरा है वस्तुनिष्ठ से संबंध का सिद्धांत। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा की दृष्टि से। नई समीक्षा नई तरह की पद्धति है आलोचना की। नई तरह के मानदंडों को लेकर ये पद्धति अपने युग के जो चिंताएं हैं, समय की चिंताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए साहित्य रचना के मानदंड विकसित करती है। और साथ ही साथ उनको आलोचना कैसे की जाए इसकी व्यवहारिक पद्धति भी बताती है। तो बहुत सारे अन्य समीक्षक भी हुए हैं, लेकिन टीएस एलियट का स्थान उन सब में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि टीएस एलियट ने न केवल आधुनिक जरूरतों के हिसाब से, आधुनिक सभ्यता जनित जरूरतों के हिसाब से विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने, अपने विचारों और विषय वस्तु के समन्वय को साधने के तरीकों में और साथ ही नए विषयों के प्रतिपादन की जरूरत है, उसको एक पारंपरिक श्रृंखला में, परंपरा की श्रृंखला में स्थापित करके प्रस्तुत करने को महत्व दिया था। यानी कि वो सृजन के क्या तरीके हो सकते हैं, सृजन कैसे किया जाए, कवि को या समीक्षक को रचना की समीक्षा करते हुए और कवि को अपनी रचना करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि एक अच्छे रचनाकार के लिए एक अच्छे रचनाकार के लिए अपने आप को परंपरा में स्थापित करने के लिए, उसमें उसका हिस्सा बनने के लिए किन किन गुणों का समावेशीकरण अपने व्यक्तित्व में करना जरूरी है। और जो अपना युग होता है, अपना समय होता है, जो परिवेश होता है, उसकी महत्वपूर्ण समस्याओं और उसकी महत्वपूर्ण
चिंताओं को भी कैसे दर्ज किया जाए परंपरा में, परंपरा का होते हुए इन सब चीजों को उन्होंने बहुत बारीकी से समझा परखा और अपने बहुत सारे अन्य समीक्षा परक निबंधों में या आलोचनात्मक निबंधों में इन्होंने अपने विचार जो दिए, उसी से इनके समीक्षा सिद्धांत विकसित हुए हैं। अलग से इलियट ने कोई भी आलोचना पर कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा है, ना ही कोई ऐसे विचार, ना ऐसे लेख इनके मिले हैं जो सीधे काव्य समीक्षा पर आधारित हों। लेकिन जो इन्होंने इतनी सारी वुड वेस्टलैंड की कविता है कि ब्राइटेरियन एक पत्रिका इन्होंने निकाली, और फिर एश वेडनेसडे नाम की एक पुस्तक, और फिर फोर क्वार्टर्स, और फिर एक दो इन्होंने नाटक लिखे। फिर उसके बाद कुछ इनके अलग अलग विषयों पर निबंध प्रकाशित हुए। ये सभी जो इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं, इन रचनाओं में इनके समीक्षा संबंधी गुथे हुए समाहित हैं, और उन्हीं को पढ़कर लोगों ने इनकी समीक्षा संबंधी दृष्टि को समझने की कोशिश की है। तो इलियट स्वयं अपने आप को एक जगह परंपरावादी या शास्त्रवादी कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं इस बात को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। उनके नजर में शास्त्रवाद क्या है? शास्त्रवाद आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अरस्तु और प्लेटो ने काव्य के सिद्धांत विकसित किए थे। एक तरह से शास्त्र विकसित किया था, त्रासदी कैसे लिखी जाए इसको, और उसमें किस तरह से अभिजात चरित्रों का वर्णन होना चाहिए, विषय भी अभिजात होने चाहिए, भाषा भी अभिजातता से पूर्ण होनी चाहिए। उदात्त की अवधारणा देते हुए लॉन्जाइनस ने भी उस तरह के उदात्त या ऊंचे विचारों और ऊंचे सिद्धांत वाले व्यक्तियों को पात्रों के रूप में स्वीकार करना, और उस तरह की भाषा शैली की बात लॉन्जाइनस ने भी अपनी बात में की है। लेकिन सुचिंतावाद के पूरे दौर के गुजर जाने के बाद, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे कवि और आलोचक हमें दिखाई देते हैं, एक नई तरह की सोच, एक नई तरह की दृष्टि भी साहित्य में पनप रही थी, जो कवि के आत्म को रचना में अभिव्यक्त करने के पक्ष में थी। इलियट ने इन सभी चीजों का अध्ययन किया, अपने से पूर्व के सभी शास्त्रीय समीक्षकों का भी, आलोचकों का भी अध्ययन किया, और स्वच्छंदतावादी सरोकारों को लेकर आने वाले वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के रचनाओं का भी अध्ययन किया। और उन्होंने ये अनुभव किया कि किसी भी अच्छे रचनाकार को अच्छा रचनाकार बनने के लिए एक खास किस्म की परिपक्वता और प्रौढ़ता की जरूरत होती है। ये इनके इन सभी तीनों सिद्धांतों में जो आप पढ़ेंगे, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, फिर निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, या व्यक्तिगत या वस्तुनिष्ठ से संबंध का सिद्धांत, ये तीनों में आपको इस बात का अनुभव होगा कि ये एक तरह से परंपरा और आधुनिकता में समन्वय की बात करते हैं, और और उसके साथ साथ एक विशेष प्रकार की परिपक्वता की मांग करते हैं रचनाकार से, जो उसे वास्तव में अपने समय के बोध और परंपरा की जो देन है, या परंपरा की जो विरासत है, उसको समझने के बाद ही उस रचनाकार के अंदर ये परिपक्वता पैदा होती है। तो एलियट का मानना है कि शास्त्र का अर्थ क्या है, शास्त्रवाद का अर्थ क्या है। शास्त्रवाद का या शास्त्रीय का अर्थ वो कहते हैं कि एक खास किस्म की परिपक्वता है, एक प्रौढ़ता है, जिसके होने पर ही किसी रचनाकार के अंदर साहित्य सृष्टि की संभावनाएं व्यक्त हो सकती हैं। यानी कि एक अच्छा रचनाकार रचनाकार ही तभी कहला सकता है जब उसके अंदर एक खास किस्म की परिपक्वता और प्रौढ़ता हो। और वो परिपक्वता और प्रौढ़ता किस चीज की परिपक्वता और प्रौढ़ता है? क्या वो भाषा की परिपक्वता और प्रौढ़ता है? क्या वो उसके विचारों की परिपक्वता और प्रौढ़ता है? अथवा जो वो रचना प्रस्तुत कर रहा है उसके गठन की परिपक्वता और प्रौढ़ता है? तो वो कहते हैं कि मैं इस परिपक्वता और प्रौढ़ता में तीन तरह के गुणों को समाहित करता हूँ, और वो गुण है मेच्योरिटी ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क की प्रौढ़ता या परिपक्वता, या उसमें विचार भावनाएं
विषय वस्तु का चयन, बोध, कवि का, रचनाकार की समझ, ये सब कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद मेच्योरिटी ऑफ मैनर, यानी कि शैली या शिल्प की परिपक्वता और प्रौढ़ता। जिस तरीके से कोई रचना अपनी रचना करता है, विषय का चुनाव करता है, जिस विषय को चुनता है, जिस तरह से उसके लिए भाषा और शिल्प को चुनता है और उसकी अभिव्यक्ति करता है, वो अभिव्यक्ति के तरीके या अभिव्यक्ति की जो प्रणाली है उसकी, वो उसका मैनर है। मैनर मतलब तरीका, मेच्योरिटी ऑफ मैनर। फिर उसने तीसरी बात कही कि उसके अंदर भाषा की परिपक्वता या प्रौढ़ता भी होनी चाहिए। जिस भाषा में अभिव्यक्त करे कोई रचनाकार अपनी बातों को, विचारों को, भावों को, वो विशिष्ट हो। वो कैसे विशिष्ट हो? सामान्य नहीं हो जैसे सामान्य जीवन में लोग बात करते हैं, उससे अतिरिक्त उसके अंदर एक खास किस्म की विशिष्टता होनी जरूरी है, जो रचनाओं में ही संभव है, जो सामान्य जीवन की बोलचाल की भाषा में संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने, बाद में जाकर आपको समझाऊंगी मैं, कि वस्तुनिष्ठ सहसंबंध या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सिद्धांत भी दिया कि रचना में या कविता में या किसी भी साहित्य रचना में, साहित्य विधा में एक खास किस्म की प्रतीकात्मकता होती है। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत, इसके माध्यम से उन्होंने इस प्रतीकात्मकता का जिक्र किया कि कवि जो है अपने मस्तिष्क के जो भी अनुभूत होता है, जो भी भावनाएं और विचार होता है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए जिस बिंब का, जिस प्रतीक का इस्तेमाल करता है, वो वास्तव में एक तरह का सह संबंध स्थापित करना है वस्तु के बीच में और उसके अपने भाव और विचार के बीच में। ये सह संबंध स्थापित करने की जो विधि है, उसको उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव या वस्तुनिष्ठ सह संबंध का सिद्धांत कहा। और उसी को उसने मेच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज या भाषा की प्रौढ़ता या परिपक्वता के रूप में, एक सूत्र के रूप में व्याख्यायित या परिभाषित भी कर दिया। तो 3 गुण टीएसए किसी भी एक अच्छे रचनाकार में होने चाहिए। वो उसकी परिपक्वता के परिचायक होते हैं। वो 3 गुण हैं: मेच्योरिटी ऑफ माइंड, मेच्योरिटी ऑफ मैनर तथा मेच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज। ये 3 गुण होने पर कोई भी व्यक्ति मस्तिष्क की प्रौढ़ता के साथ, जब वो अपने समय का और अपने इतिहास का अध्ययन करता है, अपने परंपरा का अध्ययन करता है, अपनी समय को एक खास ऐतिहासिक चेतना के साथ वो ग्रहण करता है, तब जाकर वो एक अच्छा कवि या अच्छा रचनाकार बन सकता है। और उसने कहा कि किसी भी अच्छे कवि को अपने देश और जाति के अध्ययन के अतिरिक्त दूसरे देशों की, दूसरी सभ्यताओं की, दूसरी जातियों की परंपराओं को, उनके इतिहासों को भी पढ़ना चाहिए। और इस तरह से एक विशद बृहद ज्ञान उसको पूरी मनुष्य सभ्यता के बारे में प्राप्त करना चाहिए। और अगर वो इस तरह से अतीत की जानकारी ले पाता है, अतीत के बारे में पढ़ पाता है, अतीत को समझ पाता है, उसको हृदयंगम कर पाता है, और जो कुछ भी अब तक वर्णित है साहित्य में, साहित्यिक रचनाओं में, दर्शन में, इस तरह से अगर वो उन सभी चीजों को आत्मसात कर पाता है, तो जिन चरित्रों का वो निर्माण करेगा रचना में, या जिन विषयों का वो चुनाव करेगा, वो स्वयं ही परंपरा से प्रभावित होंगे। और उस परंपरा में अगर वो आधुनिक विषय भी हैं, तो भी वो अपने परंपरा में अपने महत्व और प्रासंगिकता के साथ प्रकट होंगे। इसीलिए एक तरह की शास्त्रीयता या शास्त्रवादिता उनकी इस समीक्षा दृष्टि में देखने को मिलती है। क्योंकि जब वो के अंदर इस तरह की ऐतिहासिक चेतना के विकसित करने की बात कहते हैं, तो वो बार बार ये समझाते हैं कि परंपरा का बहुत अधिक महत्व है, न केवल अपने देश और जो जाति की परंपरा, बल्कि दूसरे देशों और जातियों की परंपराओं या इनके इतिहासों का अध्ययन भी एक रचनाकार के लिए बहुत अधिक जरूरी है। तो ये एक तरह का अ, शास्त्र के प्रति एक आकर्षण, ये शास्त्र के प्रति एक निष्ठा ही है, या परंपरा के प्रति या इतिहास के प्रति जो कुछ भी व्यक्ति के पहले हो चुका है इस दुनिया में,
जो भी व्यक्ति के पहले लिखा जा चुका है इस दुनिया में, जो कुछ भी रचनाकार से पहले अनुभव कर चुके हैं लोग, वो सभी कुछ जानना एक अच्छे रचनाकार के लिए, एक समकालीन रचनाकार के लिए, एक प्रौढ़ या परिपक्व रचनाकार के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो इस तरह से अपने संज्ञा और अपने देश का, अपने परिवेश का ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, तो वो अपनी जड़ों से उखड़ी हुई एक रचना पैदा करेगा, या अपनी जड़ों या अपने अपनी जमीन से अलग एक रचना पैदा करेगा, जिसका वर्तमान समाज के लिए भी कोई महत्व नहीं है और इतिहास के लिए तो कोई महत्व नहीं ही है। तो उन्होंने साहित्य के गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने से पहले के जितने भी रचनाकार थे या समीक्षक थे, उन सभी के अध्ययन पर जोर दिया, इतिहासकारों के अध्ययन पर जोर दिया, और घटनाएं जो पहले घट चुकी है उनकी एक बृहद जानकारी को लेने पर जोर दिया। और इसके लिए उन्होंने एक विचार भी दिया, आप इसमें देख पाएंगे स्लाइड में, कि जो जाति साहित्यिक दाय के महत्व की उपेक्षा करती है वह कालांतर में बर्बर हो जाती है। ये उनका विचार था। जो साहित्य का सृजन बनकर देती है, विचारों की दुनिया से उसका नाता टूट जाता है। तो साहित्य को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, और साहित्य को महत्वपूर्ण मानने के साथ साथ वो साहित्यकार से ये अपेक्षा भी करते थे कि वो जो अब तक का जितना भी साहित्यिक दाय है, साहित्यिक दाय का मतलब साहित्यकार के पहले जो कुछ भी लिखा जा चुका है, वो उसकी विरासत है, वो उसके पूर्वज जो लिख कर गए हैं वो उसकी विरासत है, और उसको अध्ययन करना और उसको पढ़ना और उसके अंदर अपनी सोच को स्थापित करने की कोशिश करना, यही वास्तव में नवीनता है, यही वास्तव में आधुनिकता है। उनका ये मानना था कि जब अपने समय की जरूरतों को देखते हुए कोई व्यक्ति अपने पीछे के वर्णित इतिहास को या है, और उस नए को वो प्रकाशित करने की कोशिश करता है, उस नए को वो अपनी रचना का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन परंपरा को पढ़ते हुए ये जब उसे समझ में आ जाए कि ऐसा इससे पहले किसी ने कुछ नहीं कहा, या जो कहा गया उसमें ये सब चीजें छूट गई थी, अब मैं उन बातों को कहने वाला हूँ। इसीलिए वो कहते हैं कि किसी भी रचनाकार के लिए परंपरा का बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने इसी परंपरा की बात करते हुए एक रचनाकार के अंदर एक अखंड ऐतिहासिक चेतना की जरूरत को अनुभव किया, और उन्होंने कहा कि कोई भी रचनाकार बिना ऐतिहासिक चेतना के नहीं हो सकता है। अब मैं आगे की बातों पर सीधे परंपरा और जो ये परंपरा के परंपरा के अर्थ को ऐतिहासिक चेतना से जोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि अ, ये ऐतिहासिक चेतना का रचनाकार के अंदर, या ऐतिहासिक चेतना का अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो बीत गया है उसको उसकी वर्तमानता को देखना, और जो वर्तमान है उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना है, ऐतिहासिक बोध है। तो उन्होंने इसको व्याख्या करने के लिए कहा, बोध के माध्यम से अर्जी पर व्यक्ति नकार को पूर्ण कवि होना है, जिसे स्थापित करना है, और उसके लिए उसके अंदर एक ऐतिहासिक चेतना होनी चाहिए, या इतिहास बोध होना चाहिए। और ये इतिहास बोध कैसे आता है किसी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना और इतिहास को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में स्थित होता है। अब जरा स्लाइड पर आ जाते हैं और देखते हैं कि जो हमने अभी बात की है उसको क्रमवार ढंग से कैसे एलियट ने कहा है। साहित्यिक परंपरा का अर्थ अपने समवर्ती और पूर्ववर्ती लेखों के प्रति आलोचनात्मक ज्ञान और निरंतरता है। इतिहास साहित्यिक परंपरा परंपरा की व्याख्या
की तो भी हमसे पहले हुआ है, लेखक हुए हैं, उन्होंने जो जो सिद्धांत लिए, जो रचनाएं की हैं, उन सबका ज्ञान प्राप्त करना और उनके प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि, एक क्रिटिकल नजर होना, तार्किक नजर होना भी जरूरी है एक रचनाकार के अंदर। तो एलियट ने परंपरा की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम अंग्रेजी और फ्रेंच आलोचना में मूल अंतर, हेलो और मैम। उन्होंने बताया कभी आलोचना उसकी वैयक्तिक मौलिकता। बोले बोले। मैम मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज कट रही है। जी मैम। मैम एक बहुत कट सेकंड, रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी मैम। ठीक है। और अभी आपने कब कहाँ तक ठीक सुना? मैम ये स्लाइड्स जैसे आप शुरू करवाए मैम वहां से दोबारा करवा दीजिए। स्लाइड तो मैं काफी देर पहले शुरू कर चुकी हूँ। मैम जो अभी बता रहे थे आप। अच्छा, जो एलियट परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा वाला, ठीक है, यस। वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एलियट ने परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा पर बात करते हुए परंपरा में कवि के स्थान को स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना, और माना कि कवि या रचनाकार को अपनी परंपरा में खुद को रख कर अपने महत्व को प्रकाशित करना चाहिए, और उस ये परंपरा में रखना अपने आप को तभी संभव हो पाता है जब किसी रचना के अंदर एक खास किस्म की ऐतिहासिक चेतना या इतिहास बोध हो। और अपनी पूरी ये परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक निबंध में ये परंपरा की व्याख्या करते हैं, परंपरा का अर्थ बताते हैं, और इस परंपरा के अध्ययन का महत्व क्या है, परंपरा क्यों पढ़ी जानी चाहिए, या परंपरा में अपने आप को स्थापित करने की रचनाकार को क्यों जरूरत है, इसके बारे में भी बताया। साथ ही साथ ये बताया कि ये जो परंपरा में खुद को स्थापित करने के लिए इतिहास बोध की अनिवार्यता बताई है, ये अनिवार्यता क्यों है। दूसरी बात, ये इतिहास बोध कैसे विकसित हो सकता है किसी रचनाकार के अंदर, और फिर ये परंपरा क्या एक स्थिर संकल्पना है या इसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं, इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। इस तरह से परंपरा की कई विशेषताएं इसके अंदर बताई गई हैं इस पूरे निबंध के अंदर। ये पूरा निबंध जो है वास्तव में एक तरह का निर्देशक नीति निर्देशक सिद्धांत जैसा है रचनाकार के लिए, कि उसे अगर एक अच्छा रचनाकार बनना है, एक अच्छा लोकप्रिय रचनाकार बनना है, तो या एक महत्व पूर्ण कालजयी रचनाकार बनना है, तो उसे केवल अपने इंडिविजुअल टैलेंट या अपने व्यक्तिगत प्रतिभा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। व्यक्तिगत प्रतिभा के अतिरिक्त उसके पास अपनी परंपरा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, और उस परंपरा में जो छूटे हुए हिस्से हैं परंपरा के, या जो महत्वपूर्ण जो अनकहा रह गया है परंपरा में या इतिहास में, उसको लिखकर कवि अपने महत्व को प्रकाशित कर सकता है। ये कहने का उद्देश्य वास्तव में एलियट का उस समय की स्वच्छंदतावादी वृत्ति का विरोध करना भी था, क्योंकि आप वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को पढ़ चुके हैं, और उन्होंने कैसे अपने आत्म की अभिव्यक्ति के लिए, या यहाँ पर अब भी आप हिंदी साहित्य के इतिहास में भी देखते हैं, छायावाद ने जिस तरह से आत्म की अभिव्यक्ति पर जोर दिया है, व्यक्ति अपनी ही भावनाओं और अपने विचारों को केवल कविता में अभिव्यक्त कर दे तो उसे कविता मान लिया जाएगा, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने कह दिया था कि भावों का सहज उच्छलन होती है, वेगवती भाव जो मनुष्य के ट्रेट्स होते हैं, भावनात्मक ट्रेट्स होते हैं, वो जब किसी विशेष क्षण में उद्वेलित हो जाते हैं, तो वो भावनाएं जो हैं उसकी ओवरफ्लो करने लगती हैं, बाहर उछलकर आने लगती हैं उसके हृदय से। उन्हीं को शांति के क्षणों में स्मृत करके, याद करके वो कविताओं का निर्माण कर सकता है।
कॉलरिज भी लगभग इसी बात के समर्थक थे और उन्होंने कल्पना सिद्धांत के माध्यम से इस बात को पुष्ट करने की कोशिश की कि कवि अपने प्रतिभा से या अपने व्यक्तिगत टैलेंट से या व्यक्तिगत प्रज्ञा से वो काव्य का निर्माण कर सकता है, कविता का निर्माण कर सकता है। वो अपनी भावनाओं को लिख दे, मात्र यही कविता हो जाएगी। वर्ड्सवर्थ की कविता की परिभाषा आपको याद भी आ रही होगी, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का जो सिद्धांत स्वच्छंदतावाद में अपनाया गया था, व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति को ही केवल कविता माना गया था, उसका लगभग विरोध करते हुए एलियट ने ये परंपरा में कवि के अपने महत्व को प्रकाशित करने की बात कही। और ये परंपरा से विच्छिन्न होकर, अपने इतिहास से विच्छिन्न होकर, अपने विगत से विच्छिन्न होकर, या केवल अपने देश या अपने समय से जुड़कर कवि कविता नहीं कर सकता है, बल्कि उसे पूरे मनुष्य सभ्यता के इतिहास को जानना जरूरी है। उनको ही जानना जरूरी नहीं है, बल्कि उन इतिहास खंडों में जो महत्वपूर्ण बातें घटी हैं या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं या महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं या रचनाकार हुए हैं, उनको ही जानना जरूरी नहीं है, बल्कि उन रचना कालों में या उन लोगों के बीच में जो छोटे छोटे लोग भी हुए हैं, छोटे कवि या रचनाकार हुए हैं, अथवा जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिन्होंने संक्रमण कालों को, इन महत्वपूर्ण घटनाओं से भरे हुए इतिहास को संभव बनाया है, उन चीजों का जानना भी रचनाकार के लिए बहुत जरूरी है। तभी वो एक बड़ा रचनाकार, एक अच्छा रचनाकार बन सकता है, क्योंकि जब वो इतनी डिटेल्स में जाएगा इतिहास की, तब उसे पता चलेगा कि आज का समय वास्तव में उन सभी विगत घटनाओं का ही परिणाम है। और उन परिणामों के, ये घटनाएं अगर जैसी हुई है वैसी ना हुई होती, या जो 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 वर्तमान है, अगर उसकी समस्याओं को हल करना है, तो इतिहास के कुछ अगर घटनाओं से हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं समाधानों के, तो वो भी तभी पता चल पाएंगे जब इतना विशद अध्ययन होगा किसी रचनाकार का। तो एलियट अपने आप को शास्त्रवादी रचनाकार कहते हैं, क्लासिकी या क्लासिकवादी एक रचनाकार और समीक्षक मानते हैं, और मानते हैं कि परंपरा किसी भी रचनाकार के व्यक्तिगत प्रज्ञा को विख्यात करने के लिए, उसको कालजयी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परंपरा का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी की साहित्य समीक्षा और फ्रेंच भाषा की साहित्य समीक्षा का तुलनात्मक अध्ययन किया था। और वो अध्ययन करके उन्होंने बताया कि जो अंग्रेजी के जो रचनाकार होते हैं या समीक्षक होते हैं, वो केवल कवि की प्रशंसा करते रहते हैं, कवि की प्रशंसा करते हैं, कवि के टैलेंट की प्रशंसा करते हैं, उसकी मौलिकता की प्रशंसा का आधार वो उसके इंडिविजुअल टैलेंट को बनाते हैं। यानी कि वो कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने ये बातें कह दी हैं, ये बहुत अच्छी बातें कही हैं। अगर किसी व्यक्ति के, कवि के, लेखक के अगर हम आलोचना करना चाहें और उसकी केवल रचना के बारे में सिर्फ उसी को आधार बनाएं, तो हम प्रशंसा ही कर पाएंगे केवल उसकी, या उसके प्रभाव के रूप में पाठक के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भावनात्मक प्रभाव, केवल उसी की चर्चा कर पाएंगे। इससे अधिक हम उसकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंच जो आलोचक हैं या समीक्षक हैं, वो किसी एलिट ने बताया कि वो किसी भी रचना की आलोचना करते समय उसके गुण दोषों पर तो ध्यान देते ही हैं, बल्कि अपने से पहले, उसके पहले जो लेखक या रचनाकार लिख कर गए हैं उन्हीं विषयों पर जिन पर वर्तमान लेखक लिख रहा है, या किसी अन्य विषय पर भी, उससे एक तुलनात्मक दृष्टि से भी अध्ययन करते हैं, और वो पूर्ववर्ती जो उनके समीक्षक या रचनाकार हैं, उनके प्रभावों को वर्तमान लेखकों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उनसे अंतर भी इसी कारण से वो बता पाते हैं कि पहले के लेखक या कवि ने किसी विषय को अभिव्यक्त करने में इन इन बातों का ध्यान रखा था, और वर्तमान लेखक इसको अलग ढंग से कैसे अभिव्यक्त कर पा रहा है। तो ये तुलनात्मक दृष्टि, एलियट ने कहा कि ये तुलनात्मक दृष्टि आलोचना के लिए एक बेहतर दृष्टि होती है,
और इस तरह से कोई भी आलोचक, कोई भी समीक्षक एक किसी लेखक की संपूर्ण और निष्पक्ष आलोचना कर पाता है और उसे अपनी साहित्यिक परंपरा में एक स्थान दे पाता है कि पहले के लेखक कैसा लिखते थे और अभी के लेखक कैसा लिखते हैं। तो अगर किसी अच्छे रचनाकार की मौलिकता के बारे में बताना है किसी समीक्षक को, या उसकी प्रशंसा करनी है, प्रशंसा करनी है, या शैली या शिल्प की प्रशंसा करनी है, या उसके विषय के चयन की प्रशंसा करनी है, तो उसे अगर परंपरा और इतिहास में जो पहले लेखक हुए हैं उनके बरक्स रख कर देखा जाए, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो शायद वो बेहतर दृष्टि से किसी रचनाकार को देख पाएंगे, परख पाएंगे और उनको समझ पाएंगे, और पाठक को भी एक दृष्टि दे पाएंगे कि वो कितना महत्वपूर्ण लेखक है, कि उसने अब से पहले के लेखकों के बारे में जो सुना था उससे कितना अलग वो लेखक है। अगर किसी ने, मान लीजिए, इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, आप सभी लोग जानते हैं ना। यस मैम। यस मैम। अब रामायण में विषय क्या है? राम के जीवन की कथा। यस मैम। तो यस मैम। अगर वाल्मीकि ने रामायण लिख ही दी थी, तो तुलसीदास को राम की कथा दोबारा लिखने में इतना यश प्राप्त क्यों हुआ? इतने कालजयी रचनाकार तुलसीदास कैसे साबित हो गए? मैम क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया था इनके बारे में, वाल्मीकि रामायण के बारे में। और वाल्मीकि रामायण के बारे में अध्ययन किया था और अपने समय की जरूरतों को देखते हुए राम कथा के बीच के जो छूटे हुए हिस्से थे उनके बीच में से वो स्कोप उनको मिल गया कि वो अपने समय की जरूरत के हिसाब से नई उद्भावनाएं राम कथा में कर सकें। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वाल्मीकि की राम कथा जिस भाषा में, जिस शिल्प में लिखी गई थी, तुलसीदास की जो राम कथा है वो उससे भिन्न भाषा और शिल्प में लिखी गई। और तीसरा गुण क्या हो सकता है कि जो जिन प्रसंगों को वाल्मीकि ने सरसरी तौर पर जिक्र करके आगे बढ़ गए, उन प्रसंगों में अगर कोई ऐसा ऐसा सामर्थ्य था जो सामान्य पाठक को उद्वेलित कर सकते हैं या उसे प्रभावित कर सकते हैं, तो उन प्रसंगों पर बड़े विस्तार से ठहर ठहर कर रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। और अपने समय की समस्याओं के बारे में भी उसमें जिक्र किया है, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था की बात है, नीची जातियों को सम्मान दिलाने की बात है, सीता के सम्मान की बात है। ऐसे कई प्रसंग, और एक जो राम राज्य की संकल्पना है, ये सभी नई उद्भावनाएं हैं तुलसीदास की रामचरितमानस में, है कि नहीं, जो यस वाल्मीकि मैम। रामायण में नहीं मिलती हैं। तो अगर तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण को न पढ़ा होता तो उनको ये कैसे पता चलता कि मेरी रचना की वैल्यू, मेरी रचना का महत्व कैसे लोगों के सामने आएगा, या क्यों लोग मेरी रचना को पढ़ना चाहेंगे, जबकि राम कथा तो वाल्मीकि भी लिख चुके हैं। तो उन्होंने अपनी रचना में वो वैल्यूज, वो विशेषताएं पैदा की कि वाल्मीकि रामायण तो महत्वपूर्ण थी ही, उनकी रचना भी उनके बराबर या उनसे कहीं कहीं किसी पक्ष में बहुत अधिक, उनसे बहुत अधिक महत्वशाली कालजयी रचना साबित हुई, क्योंकि वो जन जन की भाषा में लिखी हुई थी, लोग उसे आसानी से पढ़ सकते थे, उसे आसानी से याद कर सकते थे। और अब आप देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण से भी अधिक प्रचलित रामचरितमानस की चौपाइयां हमें दिखती हैं। इसी तरह से आप अगर देखें, आप द्विवेदी काल में चले आए और आप साकेत रचना पढ़ते हैं। आप जानते हैं साकेत का विषय क्या है? किसी ने पढ़ा है साकेत? नो मैम। नो मैम। साकेत, हाँ, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा आपने पढ़ी होगी, रचना पढ़ी है ना। यस। यस मैम। यस मैम। और आपने जब मैथिली शरण गुप्त पर प्रश्न किए होंगे आलोचनात्मक आलोचनात्मक, तो उनके बारे में आपने ये भी जाना होगा कि उन्होंने
एक निबंध से प्रभावित होकर इस तरह की रचनाएं करने का प्रण लिया था, और वो निबंध था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। और इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था कावेर उपेक्षिता। तो कावेर उपेक्षिता और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को पढ़कर मैथिली शरण गुप्त के मन में ऐसे भूले बिसरे स्त्री चरित्रों, पौराणिक ऐतिहासिक स्त्री चरित्रों पर लिखने के मन की बात आई, या आइडिया को लिखा जाए। तो ये समय की जरूरत भी है कि स्त्रियों को प्रेरित किया जाए, अपने समय की स्त्रियों को, कि वो उनके जो योगदान को भुला दिया जाता है, या वो समाज की जो एक महत्वपूर्ण अंग है उनको महत्व देने से वो अभी स्वतंत्रता आंदोलन में और समाज में जो उनकी पिछड़ी स्थिति है उससे उबरने में थोड़ा सा अपने आप को सशक्त अनुभव करेंगी। तो उन्होंने ये दो रचनाएं विशेष तौर पर इसी कारण से लिखी थी कि स्त्रियों की स्थिति, वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में जो स्त्रियों की उपेक्षा की गई है उसको हाईलाइट किया जाए, उसको थोड़ा सा रेखांकित किया जाए, और ये बताया जाए कि वो स्त्री चरित्र भी हमारे इतिहास का हिस्सा है और वो बहुत महत्वपूर्ण चरित्र हैं। अब ये उर्मिला, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध पढ़ के साकेत जैसे महाकाव्य में या खंड काव्य में उन्होंने उर्मिला की चरित्र की व्याख्या की है। जैसे यशोधरा में आप पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध की पत्नी जो छूट गई थी उनके महाप्रयाण के बाद अकेली अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हुई, वो उनके चरित्र की रचना यहाँ पर की गई है और उनके मुंह से प्रश्न पूछवाए गए हैं महात्मा बुद्ध से। इस तरह से साकेत में उर्मिला विषय बनी है। उर्मिला कौन है राम कथा में, कोई मुझे बता सकता है? क्या मैम? मैम लक्ष्मण उर्मिला, की वाइफ। हाँ, लक्ष्मण की पत्नी है। लेकिन आप देखते हैं कि उर्मिला का कहीं भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, और तुलसीदास ने भी उर्मिला पर कोई बात नहीं कही है। किसी छिटपुट प्रसंग में एक जगह पर विवाह के समय या कहीं उर्मिला का जिक्र आता है, लेकिन उर्मिला जब लक्ष्मण चले गए वनवास पर राम और सीता के साथ, अपने भाई और भाभी के साथ, तो उनकी नई ब्याहता पत्नी इतने वर्ष, 14 वर्ष, वो भी तो अकेली रही अपने घर में, शादी करके आई नई लड़की अपने पति से अलग होकर ससुराल के बंधनों में बैठी अकेली अपना जीवन 14 वर्ष तक व्यतीत करती है, और उस पर किसी कवि का ध्यान नहीं जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला को एक तरह से याद करते हुए उर्मिला के चरित्र की व्याख्या की और उर्मिला के पक्ष से उसके अंदर कहानी लिखी है। तो ये जो रचनाएं हैं, ये भी तो राम कथा है। उर्मिला को के चरित्र की व्याख्या करना या रामकथा के एक चरित्र उर्मिला पर अपना पूरा का पूरा काव्य लिख देना, ये भी तो रामकथा ही है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त को ये कैसे पता चलता कि उर्मिला पर मुझे लिखना है, अगर उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण ना पढ़ी होती? पता चल पाता क्या कि उन्हें इस विषय पर लिखना चाहिए? नहीं मैम। नहीं नहीं पता मैम। चल पाता। तो इसीलिए ये एक उदाहरण है एलियट की बात को समझाने का, कि कैसे वो कवि की व्यक्तिक प्रज्ञा के प्रकाशन के लिए, उसकी लोकप्रियता, उसकी कालजयिता के लिए, उसके कालजयी होने के लिए, उसके व्यक्तिक प्रज्ञा को रेखांकित करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसकी मौलिकता के बारे में बताने के लिए परंपरा को महत्वपूर्ण मानते हैं। परंपरा का अध्ययन, परंपरा का ज्ञान, परंपरा के एक एक सूत्र का जानना एक अच्छे कवि, एक अच्छे रचनाकार, एक लोकप्रिय बड़े और कालजयी रचनाकार के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। इस बात का अर्थ इतना है कि परंपरा का ज्ञान एक अच्छे रचनाकार के लिए जरूरी है, इंडिविजुअल टैलेंट के प्रकाशन के लिए। वैयक्तिक प्रज्ञा, इंडिविजुअल टैलेंट का अनुवाद आपके सिलेबस में वैयक्तिक प्रज्ञा किया गया है, इसको आप प्रतिभा भी कर सकते हैं। ठीक है, वैयक्तिक प्रतिभा आसान है आपके लिए समझना। ठीक है, ये बात समझ पाए आप सभी लोग? जी मैम। यस मैम। तो हमने आज केवल एलियट के विचारों में परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा निबंध से केवल पहला पॉइंट किया है। ठीक है,
अब कल इसको आगे बढ़ाएंगे। समझ पाए आप सभी लोग? मैम कृपया स्लाइड भेज दीजिएगा। ये वाली स्लाइड्स मैं भेज दूंगी आपको क्लास पे आज। ठीक है, तो यस आज के मैम। लिए काफी है। किसी को कुछ पूछना है? किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? कल जो असाइनमेंट पर बात हुई थी परसों, उससे संबंधित कोई प्रश्न? सबको सब मैम समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। मैम जैसे अभी आपने जो बताया वैयक्तिक प्रज्ञा और परंपरा के बारे में, तो ये शायद भारतीय काव्य शास्त्र में भी आचार्य दंडी ने इन पर जोर दिया था। उन्होंने हाँ, कहा था कि भारतीय काव्य शास्त्र में तो जैसे हम प्रतिभा को कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा कहते हैं ना, तो कार्यत्री प्रतिभा में जो अध्ययन, एक तो भावित्री प्रतिभा तो अपनी अपनी नैसर्गिक प्रतिभा है जो मनुष्य के अंदर जन्मजात होती है, लेकिन कार्यत्री प्रतिभा में अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों, शास्त्रीय जो आलोचकों आदि को पढ़ना कार्यत्री प्रतिभा का हिस्सा है। इसी तरह से व्युत्पत्ति प्रतिभा और अभ्यास जो हम हेतु मानते हैं, उस व्युत्पत्ति में वास्तव में यही है कि पहले जो कुछ लिखा गया उन सबको पढ़कर उसके भीतर से विषयों का चयन करना, उसी को व्युत्पत्ति, अध्ययन को ही व्युत्पत्ति कहा गया है। तो हमारे यहाँ तो ये पहले से ही है, लगभग बहुत सारे भारतीय काव्य शास्त्रियों ने परंपरा के अध्ययन की बात कही है। और कुछ किसी को पूछना है, बात करनी है? असाइनमेंट के बारे में क्लैरिटी है सबको कि ये सब चारों समीक्षा जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट का टॉपिक दूंगी, और फिर उसके बाद उस पर आपकी क्लास में आपसे बातचीत करूंगी, वाइवा होगा, और उसके साथ ही एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पर आधारित एक आपका टेस्ट होगा। वो तीनों मिलाकर आपके असाइनमेंट के मार्क्स लगेंगे। ये सबको क्लैरिटी है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बस इसको इसको ध्यान रखिएगा और पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़िए सब चीजों को। ठीक है, चलिए जी। तो आज आज की अटेंडेंस हो गई है क्या? यस मैम, हो गई अटेंडेंस। चलिए जी, धन्यवाद आप सभी का, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।